हेलो एवरीवन, दिन आपकी फिजिक्स की छठे नंबर की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर के क्वेश्चन से। दिन आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है कि धातु के दो गोलों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। इनमें अलग अलग 1:3 के अनुपात में आवेश हैं। इन्हें आपस में संपर्क कर अलग किया जाता है। यदि इन गोलों पर अंतिम आवेश Q1 व Q2 है तो Q1:Q2 बराबर कितने के होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो धारिता C1 अपॉन धारिता C2 के बराबर हो जाएगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ विभव इज इक्वल टू V नॉट हो तो, यानी उभयनिष्ठ विभव अगर V नॉट हो तो Q इक्वल टू क्या होता है, CB फॉर्मूला होता है। तो Q1 यानी आवेश चार्ज 1 के लिए Q1 C1 V हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ विभव दोनों में जो वोल्टेज है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज आपका समान रहेगा तो Q1 इक्वल टू C1 V आ जाएगा और Q1 इक्वल टू C2 V आ जाएगा। देन यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 के इक्वल आ जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब अवस्था में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान 7/2 R है। इसके लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन अवस्थाओं में विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। तो हो जाएगा 7/5, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है जो इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया हुआ है कि CP इक्वल टू 7/2 R दिया हुआ है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है, और CP माइनस का CB इक्वल टू क्या होता है, R होता है। देन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखने के बाद R यानी CB की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5R/2 आपकी निकल आ जाएगी। देन आपका हम CP अपॉन CB का क्या निकालेंगे, आपका वो रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। देन आपका 7/5 आपका राइट आंसर फाइंड हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर वो आ जाएगा। देन यहाँ पे हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय, प्रेरणीय व धारितीय प्रतिघात प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम 10 ओम है। सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितने के बराबर होगा। तो परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 ओम के बराबर हो जाएगा। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आपका किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यानी जब आपका प्रेरणीय प्रतिघात होता है तो तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू यानी अंडर रूट का R² प्लस का XL माइनस का XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू पुटअप की करके हमें क्या निकल के आया है, 5 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। देन आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि क्रमशः 10 न्यूटन 3 मीटर प्रति सेकंड व 200 किलोग्राम बल वेग व मात्रा की नई इकाइयां मानने पर समय व ऊर्जा की नई इकाइयां कितनी हो जाएंगी। तो आपकी इनमें से तो कोई नहीं होगा, आइए लेकिन देखते हैं कितना हो जाएगा वो। तो फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है कि W बराबर हाफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ही वर्क बोल दिया गया है। वर्क का भी यूनिट होता है जूल, काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होता है, उस यहाँ पे W लिख दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 900 जूल की ऊर्जा हमें फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम बल निकाल लेंगे। आवेग इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बल गुणे समय इक्वल टू m, यानी आवेग और संवेग जो होता है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वही आवेग को मोमेंटम को इक्वल कर दिया गया है। और आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणे समय और संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे हमने रखने के बाद हमें टाइम क्या निकल के आया, 60 सेकंड निकल के आया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ये आपका राइट ये है ही नहीं, तो हम कह सकेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई भी नहीं है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक गोली की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे इसका त्वरण का इसका क्या होता है यूनिट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो गोली किस वेग से बंदूक से निकली थी। तो वो हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड से वो बंदूक की नोक से निकली थी। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसका सोल्यूशन R मैक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, U²/G, यानी यहाँ पे U² साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री अधिकतम के लिए, मैक्सिमम के लिए आपको 90 डिग्री रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 9 साइन 90 डिग्री की। देन यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, U²/G आपका R मैक्स रेंज निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। रेंज आपकी दी हुई 16,000 और यहाँ पे U²/10, तो U की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो 400 मीटर प्रति सेकंड आपकी जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी इसकी। देन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि एक धातु प्लेट का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। तो एक धातु का उष्मा चालकता गुणांक जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं
जो इनमें दो सिरों के बीच ताप परिवर्तन पर, प्लेट की मोटाई पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, इनमें से किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। लेकिन आइए देखते हैं किस पे वो निर्भर करता है आखिरकार। यहाँ पे छठे नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाता है। और ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी ऊष्मा चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। और किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो अस्थायी अवस्था में उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 2 समांतर तापमापी पृष्ठों के लंबवत प्रवाहित होती है। यह तभी संभव है जबकि पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता डेल्टा टी अपॉन डेल एक्स एकांक हो। ऊष्मा चालकता गुणांक के को प्रदर्शित करता है। अतः ऊष्मा चालकता गुणांक, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा के इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी अपॉन का क्या हो जाएगा एरिया डेल टी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू दी गई है कि क्या किसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल क्यू ऊष्मा तथा डेल टी ताप परिवर्तन है। स्पष्ट है धातु प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक प्लेट के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि जो आपका ऑप्शंस में दिया गया। ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि दो सिरों के बीच तापांतर पर, ताप परिवर्तन पर, नहीं इस पे भी नहीं करता है, प्लेटों की मोटाई पर नहीं करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर नहीं करता है, वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। देन आगे बढ़ते हैं हम। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो वो जगह उत्तल दर्पण, यानी आपकी कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। उसके बाद आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से कुछ कि ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस बिंदु से पहले बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में, सड़क के किनारे लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में, ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन दबी सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक होता है या बनता है। तो यहाँ पे आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो गया उत्तल, कॉनकेव हो गया अवतल, दोनों के बारे में हमने समझ लिया डिटेल में। अब मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कैसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है। यानी आपको कांच अगर नहीं समझ में आ रहा तो चम्मच आप लो, चम्मच का अगर उल्टे साइड देखोगे जो उभरा हुआ भाग होगा वो आपका उत्तल होगा, और जो अवतल होगा उसमें देखिए आप अपना चेहरा उल्टा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे और जो ऊपर वाला उभरा वाला भाग रहेगा उसमें आपका चेहरा सीधा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से आप इजिली समझ सकते हैं जो आपका लिखा है वो इजिली आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है किससे। तो प्रकाश को ध्रुवित किससे किया जाता है, तो परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा, यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा और डिस्पर्सन के द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है उपरोक्त सभी से। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है कि सामान्यतः प्रकाश की तरंग में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सममिति रूप से होते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण टूरमैलीन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर होते हैं। इस प्रकार निर्यात तरंग में कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत तल में होते हैं। ऐसी तरंग को समतल ध्रुवित तरंग और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। जो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति का है या अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश को परावर्तन, द्विअपवर्तन, द्विवर्णता तथा प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवित किया जा सकता है। यानी वहाँ पे आपका 3 ऑप्शन था, यहाँ पे 2 और निकल के आ गए, द्विवर्णता और द्विअपवर्तन के द्वारा भी हम उसे ध्रुवित कर सकते हैं। देन आपका 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के 2 सेल समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य वोल्टेज का मान कितना होगा। तो तुल्य वोल्टेज का आपको मान हो जाएगा 0.5 वोल्टेज। यानी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे V1 इक्वल टू दिया हुआ 1.25 वोल्ट और V2 दिया 0.75 वोल्ट। तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ में जो वोल्टेज आएगा 1/V इक्वल टू 1/V1 का 1/+V2 हो जाएगा, यानी 1/V। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 0.5 वोल्ट के आसपास निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे आपको बढ़ते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है किससे। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित, अभिविन्यास से। किससे,
अभिविन्यास से संबंधित है। ये हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन का। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। इसका मान द्विगंशीय क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है। इसका मान l के किसी एक मान के लिए -l से +l तक शून्य सहित होता है। m के कुल मान = 2l + का 1 होता है। देन आपके यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका हम क्या पढ़ेंगे 30 यानी 11th नंबर का क्वेश्चन, यानी 31st लिखा है तो मैं 11th होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस के बीच का है ना। इसके पहले फिजिक्स है, यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ये बीच का हो जाएगा। नहीं आपका 40 क्वेश्चन होते हैं तो एक वीडियो में आपका परफेक्शन आ नहीं पाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए मैं 20 आज करता हूँ 20 कल करता हूँ, तो इसलिए बीच का है मिक्सअप हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप 31 नंबर का भी क्वेश्चन ले सकते हैं या 11 नंबर का क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के दो परस्पर कक्षों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में क्या अंतर होता है, तो h/2π का आपका अंतर होता है। देन यहाँ पे हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यह 1s ऑर्बिटल में उपस्थित है, यानी 1s जो रहता है पहला ऑर्बिटल s कक्षा जो होती है उसमें आपका ये उपस्थित होता है। किसी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कोणीय संवेग p का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो p = क्या होता है NH/2π, और जहाँ n एक पूर्ण संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। दूसरी कक्षा के लिए P1 = क्या हो जाएगा n+1 h/2π, और कोणीय संवेग में अंतर क्या हो जाएगा, तो आपका P1 - P कर देंगे, देन यहाँ पे आपका h/2π निकल के आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन जाएगा। किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस धातु की सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा, तो वो कौन सा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपका कुछ इस प्रकार से है, यानी आपका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब एक फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होता है। इस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ, यानी आपतित फोटोन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निर्गमन होकर यहाँ पे आपका ऊर्जा एमिट कर रहा है। ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। इसे ईके से प्रदर्शित करते हैं। तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से HF = 5 + EK। यहाँ पे आपका कुछ सोल्यूशन, ये आपका बहुत लंबा है, आगे बढ़ते चलते हैं हम। यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन था, ये आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे हम बढ़ते हैं, यानी 13 नंबर के क्वेश्चन है आपका। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होते हैं, तो पीएन संधि डायोड में आपके अवक्षय परत में क्या होते हैं, तो केवल स्थिर आयन होते हैं। आइए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से कि पीएन संधि डायोड जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को जहाँ पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। पी टाइप क्षेत्र में कोटर जो होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, जबकि एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र विद्युत उदासीन होते हैं। पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाती है और इस परत में सिर्फ स्थिर आयतन होते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर होती है। देन आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का आपको हो जाएगा। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता क्या होती है, तो बढ़ती जाती है। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता क्या होती है, तो बढ़ती जाती है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करते हैं श्यानता कहलाती है। और जब द्रव की एक परत किसी दूसरी परत पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है तो उनके मध्य एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करने लगता है जो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह बल श्यान बल F कहलाता है। इसे हम F से डिनोट करते हैं। और यह बल श्यान बल F कहलाता है। यहाँ पे F = क्या दिया हुआ, श्यान बल की फॉर्मूला दिया ईटा माइनस का ईटा A और del V/del x हो जाएगा, जहाँ आपका ईटा एक नियतांक है, इसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। E अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और del V/del x वेग प्रवणता हो जाएगी। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने पर उसकी श्यानता बढ़ती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि जल को छोड़कर गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपके जितने पॉइंट लिखे हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में लगभग पूछे जा चुके हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम
15 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि बल F त्वरण a तथा समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए b में सूत्र कितना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा f की पावर 0, a की पावर 1 और t की पावर 2। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सॉल्यूशन इस प्रकार है इसका। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे a से प्रदर्शित करते हैं। तो a त्वरण इक्वल टू क्या है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो a इक्वल टू आ जाएगा डेल v यानी dv अपॉन dt। इसका हम समाकलन कर देंगे, यानी इसको ट्रांसफर करके तो समाकलन आपका v इक्वल टू 80 आ जाएगा। परंतु वेग इक्वल टू क्या होता है, तो वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। यहाँ पे हम वेग को लिखेंगे x अपॉन टी, a इंटू टी हो जाएगा। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ x लंबाई है। अतः जो x का जो यूनिट निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, f की पावर 0, a की पावर 1 और t की पावर 2। वहाँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी 36 नंबर का आपका क्वेश्चन इसी में था कि यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर आपस में वापस अपने उसी बिंदु पर आती है जहाँ से वह चली थी, तो वो औसत वेग क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं हम। 36 एक गतिमान वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो उस वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 0 माना जाएगा। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे औसत वेग क्या हो जाएगा, अगर विस्थापन 0 हो गया तो यहाँ पे विस्थापन पर कुल समय, तो विस्थापन अगर 0 है तो आपका औसत वेग भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 के बट्टे में कोई भी संख्या लिखी जाएगा तो 0 के इक्वल ही कर देगा। उसके बाद आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर की है तो इसकी विषुवत रेखा पर स्थित एक बिंदु का कोणीय वेग कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकेंड। कैसे होगा, आइए हम इसका सोल्यूशन देख के बता दें। तो ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2π अपॉन का t हो जाएगा। तो यहाँ पे कोणीय वेग बताना है, तो ओमेगा 2π की वैल्यू 3.14 और t की वैल्यू आपको वहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद आपका क्या निकल आएगा, 7.3 × 10⁻⁵ यहाँ पे हम सेकंड में निकालेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसके बाद 60 × 3600 सेकंड हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे आपका सेकंड में चेंज करके निकालना था, वो आपका सेकंड में आ गया। देन 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, तो वो g/4 हो जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु किसी पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा g'=g/1 + h/r का होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, जहाँ r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, e आपको अर्थ डिनोट करता है, रेडियस आपका डिनोट करता है r। यहाँ पे g' टू क्या हो जाएगा, g/r e 1 और 1 प्लस यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो गया, r e हो गया। r यानी ये सी से कट गया तो 1 + 1 यानी 2, और यहाँ पे जब 2 करेंगे तो g' इक्वल टू 1 + 1 2 4 हो जाएगा। तो g/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। g' इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/4 आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक के लिए L तथा T के बीच ग्राफ होगा तो कितना हो जाएगा, वो परवलय होगा, यानी पैराबोला आपका वो ग्राफ बनाएगा। पैराबोला देखते हैं किस एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, T इक्वल टू 2π√L/g। यहाँ पे L जो हो डोरी की प्रभावकारी लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, T सरल लोलक का आवर्तकाल है। दोनों ओर का वर्ग करने पे T² इक्वल टू 4π × L/g आ जाएगा। यहाँ पे L की वैल्यू निकालेंगे तो g/4π × T² आ जाएगा। तो आपका L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, तो हो गया टाइम, यानी टाइम पीरियड आवर्तकाल के स्क्वायर के इक्वल हो गया। देन यहाँ पे इसीलिए एक तथा यानी L तथा T के बीच ग्राफ पैराबोला होगा। पैराबोला का नहीं है, अगर हम L का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो T ऑटोमेटिक वो 2 का यानी स्क्वायर के रूप में निकलता चला जाएगा, तो पैराबोला वो डिनोट करेगा। देन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री बढ़ाया जाता है सेल्सियस केल्विन स्केल पर, यह बढ़ोतरी किसके बराबर है। तो इसका फॉर्मूला आपको देखेंगे। ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं लगभग। तो इसका सोल्यूशन है, इसका फॉर्मूला अलग से है कुछ, यानी यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा गया है कि प्रश्न से, यानी इसका फॉर्मूला जब केल्विन के फॉर्म में होता है तो C - 0/100 K - 273/100। यहाँ से हम कंपेरिजन कर लेंगे। C की वैल्यू आपकी 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ पे हम वैल्यू रखने के बाद आपका K यानी यहाँ से ये तो कोई इससे कट जाएगा 10 से 10, यहाँ पे 27 में 0 ऐड करेंगे 27 ही आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब K को इधर भेज के हम ऐड कर लेंगे 300 केल्विन के आसपास आपका राइट आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन क्या था, पहला था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारी वीडियोज़ का जो है लिंक वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैथ की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, जीके जीएस की सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हूँ। केमिस्ट्री की और जीके जीएस की क्लासेस जल्द लगने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।